नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कंपटीशन एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स को हम अपने चैनल पर सॉल्यूशन करवाते आए हैं। अभी तक कई सारे पेपर्स मैंने सॉल्यूशन करवाए हैं। आज हम यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर ले रहे हैं, जो 20 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट का है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के सभी पेपर्स मैं आपको सोल्व करवा चुका हूँ। उम्मीद है आपने वो सभी देख लिए होंगे। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। और इस 20 मार्च वाले पेपर को अगर हम हार्डेस्ट पेपर कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चन को मैं विस्तार से समझाऊंगा। मेरे साथ आपको भी इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस लास्ट तक देखने हैं। पूरे विस्तार से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। 20 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का यूपीपीसीएल टीजी2 का पेपर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। 150 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। और ऑफिशियल पेपर है तो आंसर साथ में दिए हुए होते हैं, हमें बस उनका कारण जानना होता है कि इस प्रश्न का ये उत्तर आया क्यों। सिर्फ इतना ही हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको डिटेल से एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। सभी प्रश्न जरूर देखना। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर इसी तरह के नोट्स, प्रीवियस पेपर, थ्योरी और भी न्यूज़ नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्नों से। और नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है डोमेन नॉलेज वाला सवाल। पूछ रहे हैं कि मनुष्य की विद्युत झटकों या प्रघात धाराओं पर अधिक असुरक्षित है। फ्रीक्वेंसी के बारे में वैल्यूएशन पूछ रहा है। देखो, हमने ये सुना है कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी शॉक उतना ही अधिक लगता है। तो भाई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन तो इन्होंने दे दिया। इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो सीधी सी बात है, या तो ज़्यादा हर्टज वाला होना चाहिए था या सबसे कम वाला होता 50 हर्टज। तो किसी भी एंगल से करेक्ट आंसर नहीं हो सकता ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका बी उत्तर आना चाहिए था। 25 हर्टज इनको करना चाहिए, क्योंकि जनरली इन्होंने केवल फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। और इसका सीधा सा आंसर है कि लोअर दी फ्रीक्वेंसी इज मोर डेंजरस टू इलेक्ट्रिक शॉक। फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी विद्युत झटकों के लिए वो उतनी ही खतरनाक होगी। अब इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में इसको 50 हर्टज माना है तो वो मैं बता दूं, क्योंकि जनरली हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्टज वाली ही होती है। सो ए ऑप्शन के साथ ये गए हैं। वैसे उसका बी उत्तर सही होना चाहिए था। अगला हमारा सवाल है कि कांस्टेंट फ्लक्स मोटर किसे बोलेंगे। ज़्यादा शायद डिटेल से इस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। डीसी शंट मोटर। क्यों शंट मोटर को कांस्टेंट फ्लक्स कहा जाता है? क्योंकि इस मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसके टर्मिनलों के नाम E1 और E2 हैं, वो समांतर क्रम में जुड़ती है। समांतर क्रम का मतलब होता है कि इसे पूरी वोल्टेज स्टार्टिंग में ही मिल जाती है, यानी शंट फील्ड को टर्मिनल वोल्टेज के बराबर वोल्टेज मिलती है। इसलिए फील्ड वाइंडिंग द्वारा जो भी फ्लक्स बनाया जाता है वो स्टार्टिंग में पूरा फ्लक्स जितनी उसकी क्षमता होती है वो बना देती है। दूसरा, फील्ड वाइंडिंग समांतर में होने के कारण फील्ड की जो धारा ISH होती है वो बाद में किसी कारक से प्रभावित नहीं होती है, यानी लोड से ये स्वतंत्र है। समांतर में जुड़े होते हैं ना, समांतर में जितने भी परिपथ होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे घर में अगर हम बात करें तो ट्यूबलाइट और मान लीजिए सीलिंग फैन दो जुड़े हुए हैं आपस में पैरेलल में, तो ट्यूबलाइट का सीलिंग फैन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसी तरह से शंट फील्ड वाइंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आता लोड का। सो उसने जितना फ्लक्स बनाना होता है वो पहले बना देती है। डी उत्तर आएगा। डीसी शंट मोटर ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। अगला सवाल, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये किसका होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिलिकॉन जर्मेनियम का होता है। और 0.7 ना लिख करके हम इसको 0.72 लिखते हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। और अगर बच्चों ने ध्यान से इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट को नहीं देखा हो तो वो सिलिकॉन की तरफ गए होंगे। ध्यान रखना, इसको सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। बैरियर पोटेंशियल और फॉरबिडन एनर्जी गैप में अंतर होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड जो होते हैं
उनके बीच में यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और ये वो गैप होता है जो संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों को जाने से रोकता है। तो जर्मेनियम के लिए 0.72 है और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसमें अपने जर्मेनियम का। ठीक है, तो तांबा जो है ये चालक है और चालकों में कोई एनर्जी बैंड नहीं होता है, इनके लिए 0 आएगा। हीरा जो होता है उसमें लगभग, डायमंड की बात मैं कर रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अचालकों की, इंसुलेटर्स की यदि मैं बात करूं तो लगभग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप माना जाता है। वहीं अगर बैरियर पोटेंशियल की बात करें तो 0.1 से लेकर 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का होता है और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ें। आगे सवाल, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किस में नहीं किया जाता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाली होती है, इसलिए जनरली इसका उपयोग ट्रैक्शन कार्य में करते हैं, खिंचाव कार्य, जैसे ट्रामवे, रेलवे, क्रेन, होइस्ट, इन सब में लेते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ना, उसमें इस मोटर का कोई काम नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल में क्यूमुलेटिव कंपाउंड काम कर जाती है, शंट मोटर भी काम कर जाती है, जबकि क्रेन, ट्रॉली, लोकोमोटिव, इन सब में तो डीसी सीरीज मोटर प्राथमिक रूप से यूज की जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कारण क्या है कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण ट्रैक्शन जॉब में मोस्टली इसका उपयोग करते हैं। आगे पूछ रहे हैं, अल्टरनेटर में सिंक्रोनस प्रतिघात क्या होता है? सिंक्रोनस प्रतिघात बोलते हैं ZX को, और ये लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस दोनों का कंबाइंड योग होता है। ठीक है ना, सिंक्रोनस प्रतिघात मतलब XS की बात कर रहा है ये सिंक्रोनस में, तो X एक तो लीकेज वाला आएगा और दूसरा X आर्मेचर का आएगा। इनका ये सदिश योग होता है या फेजर योग बोल सकते हैं अपने। ठीक है, इसको जब एंगल से आप समझेंगे इसका पूरा ग्राफ तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वैसे ए ऑप्शन रहेगा, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्टेंस का कंबाइंड वैल्यू जो होती है वो। अगला प्रश्न है कि डीसी मशीन में अप्रत्यक्ष टेस्ट यानी इनडायरेक्ट मेथड दक्षता ज्ञात करने की विधियाँ होती है। एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट वाली जो है वो तो कहलाती है ब्रेक टेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट में तो आती है ब्रेक टेस्ट जो सीरीज मोटर पर अप्लाई करते हैं। इनडायरेक्ट विधि जो होती है इसको बोलते हैं स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट क्या है? एक तरह का काल्पनिक टेस्ट होता है, ये नो लोड पर किया जाता है। स्विनबर्न टेस्ट किस पर होता है? शून्य भार पर किया जाता है, इसलिए प्रत्येक भार पर फिर क्या कल्पना कर ली जाती है, काल्पनिक विधि बोलते हैं इसको। ऐसा मानते हैं कि नो लोड पर इतना हो रहा है तो फुल लोड पर इतना हो जाएगा, हाफ लोड पर इतना हो जाएगा, ऐसे कंपैरिजन करते हैं। तो हम सब जानते हैं नो लोड पर किसको नहीं चला सकते? सीरीज मोटर को। इसलिए स्विनबर्न टेस्ट सीरीज मोटर में अप्लाई नहीं कर सकते। दक्षता ज्ञात करने की टोटल 4 विधियां हैं। चारों विधियों पर मैंने थ्योरी की क्लास आपको दिया हुआ है। आई होप आपने क्लासेस देखी होगी, नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में अभी डीसी मोटर का फोल्डर खोलिए और वहाँ जाकर इसको ज़रूर देखिए। अगला प्रश्न, निम्न ऑप्शंस में से कौन सा सर्किट ब्रेकर के लिए यूज होने वाली गैस का वांछनीय गुण नहीं है? सबसे पहले तो ये देखो कि सर्किट ब्रेकरों में गैस होती कौन सी है। गैस का नाम है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ठीक है, नॉन टॉक्सिक होती है ये, मतलब विषैली नहीं होती है, और कई सारे गुण होते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा गुण इसमें नहीं होना चाहिए। देखो, ठीक है, वांछनीय गुण नहीं है निम्न उष्मीय चालकता, क्योंकि ये जो गैस भरी हुई है ये उसमें इंसुलेशन का भी काम करती है और साथ ही कूलिंग का भी काम करती है। अगर हीट कंडक्टिविटी इसकी लो होगी तो ये हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है ना। बाकी देखो, केमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अज्वलनशील होनी चाहिए, तो ये सारे गुण तो इसमें है ही। उसमें चालकता निम्न नहीं हाई होनी चाहिए थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा।
अगला प्रश्न, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि इन्होंने थोड़ा सा क्या किया, इसको मतलब अधूरा दिया, पूरा नहीं लिखा कि हम सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पर यूनिट इम्पीडेंस किसके समानुपाती होता है। ये बड़ा सीधा सा है, मैं बताऊँ आपको, बेस केवीए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आधार केवीए के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आ सकता है। पहले तो ये सुनो, पर यूनिट इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है। तो इसको शॉर्ट में ना पीयू सिस्टम बोलते हैं। और जो पीयू सिस्टम हमारा होता है ना, इस पीयू सिस्टम के बारे में ये कहा जाता है कि ये वास्तविक वैल्यू का एक बेस वैल्यू के साथ कंपैरिजन का अनुपात होता है। आगे प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें भी। पर यूनिट के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो बेस केवीए के सीधे समानुपाती, जबकि बेस केवीए के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों यहाँ से, दोनों को याद रखना, ठीक है। पर यूनिट इम्पीडेंस कैलकुलेशन की जाती है और जनरली ये सर्किट ब्रेकर के मामले में होती है। चलिए अगला हमारा सवाल जो है वो कह रहा है कि निम्न कारकों में से कौन किसी शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी का कारण नहीं बनता। देखो, शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज में कमी किसकी वजह से नहीं होगी। कई सारी चीज़ें हम सब जानते हैं। आर्मेचर में अगर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा ना तो टर्मिनल वोल्टेज में कमी आती है। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ता है, जब आर्मेचर का करंट बढ़े या आर्मेचर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो ये देखो, आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें आर्मेचर रिएक्शन का। देखो, आर्मेचर रिएक्शन अगर करेगा ना तो मुख्य फील्ड फ्लक्स में कमी आएगी, मेन फील्ड फ्लक्स में कमी होगी तो इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज में भी कमी आ जाएगी। दूसरा, फील्ड धारा में कमी, तो सेम चीज़ आएगी। फील्ड धारा में कमी तो फ्लक्स में कमी, फ्लक्स में कमी तो इंड्यूस ईएमएफ में कमी, टर्मिनल वोल्टेज में भी कमी। तो यहाँ पर जो आएगा ये आर्मेचर रिएक्टेंस आएगा, ठीक है ना। आर्मेचर प्रतिघात का यहाँ पर ज़्यादा कोई प्रत्यक्ष असर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता, बाकी सारे तो होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो डायरेक्ट टर्मिनल वोल्टेज को ड्रॉप करवा सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन कराएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कराएगा, फील्ड करंट में कमी भी करवाएगी। अगला हमारा क्वेश्चन है, 8 पोल इंडक्शन मोटर में स्टेटर ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी 50 और रोटर ईएमएफ की फ्रिक्वेंसी 1.5 हर्ट्ज है, स्लिप की गणना करनी है। देखो, रोटर फ्रिक्वेंसी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस इंटू एफ होता है, ठीक है। अंश या स्लिप इंटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। स्लिप ज्ञात करनी है तो रोटर फ्रिक्वेंसी में स्टेटर फ्रिक्वेंसी का भाग दे देंगे, प्रतिशत में निकालना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत में तो निकालना नहीं है, 1.5 में 50 का भाग देना है। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करना, आपका उत्तर आएगा 0.03, और अगर प्रतिशत में निकालनी होती तो 3% आ जाता। ध्यान रखो, सीधा सा मैं बताऊँ, स्टेटर फ्रिक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हो ना तो रोटर फ्रिक्वेंसी हमेशा स्लिप की आधी होती है। 1.5 हर्ट्ज आ रहा है, इसका मतलब स्लिप 3% है, और प्रतिशत हटाओगे तो 0.03 ही उत्तर आना है। ये शर्त है, ध्यान रखना। सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज अगर हो तो रोटर फ्रिक्वेंसी स्लिप की आधी होती है हमेशा। अगला प्रश्न हमारा, ये काफ़ी नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। मैं इसका एक डायग्राम आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिससे आप समझ जाएं। स्क्रीन पे ही आएगा। मध्यम संचरण लाइन विश्लेषण के लिए नॉमिनल टी, अभी हीट का मतलब नॉमिनल होता है, नॉमिनल टी विन्यास में संदर्भ वेक्टर किसको लेते हैं। और दोस्तों इसका ये डी उत्तर गलत है, इसका ऑप्शन आएगा ए। ये सवाल ये कह रहा है कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ना उसमें टी विन्यास बनाते हैं। टी विन्यास का मतलब ऐसे एक है ना ग्राफ बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस को लेते हैं। एक्चुअली में क्या, लाइन का रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस होता है ना, उसको दो भागों में बांटते हैं और बीच में एक कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर के बाद में इसको आकृति को देखो, अभी टी आकृति बनी ना। चलो मैं स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ पूरी, ठीक है। तो देखो ये आप देख रहे हो रिसीविंग एंड की वोल्टेज, कैपेसिटर लगा हुआ बीच में, ठीक है। उसके बाद सेंडिंग एंड की वोल्टेज है ना, और इसको दो भागों में आपने बांट दिया। तो जब इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें रिसीविंग एंड की वोल्टेज को क्या करते हैं, रेफरेंस लेते हैं और उसके सापेक्ष ये देखते हैं कि रिसीविंग एंड की धारा और सेंडिंग एंड की धारा किस तरह से, फेरेंटी प्रभाव उसी वजह से तो आता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा जहाँ तक मेरा ओपिनियन है।
अगला सवाल, स्ट्रेट रिपल्सन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? साधारण या स्ट्रेट मतलब एक जो साफ या सीधी भाषा में चलती है। रिपल्सन मोटर कम्यूटेटर मोटरों की श्रेणी में आती है और कम्यूटेटर मोटरों में स्पार्किंग तो होगी, कथन सही है। रिपल्सन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है भाई, लगभग रेटेड टॉर्क का 450% तक जा सकता है, ये सुनने में आया। स्टार्टिंग धारा ठीक ठाक होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती लेकिन बहुत कम भी नहीं होती। बी ऑप्शन इसके बारे में गलत है, वो कह रहा है कि निम्न गति पर उच्च पावर फैक्टर, यानी स्पीड अगर कम होगी ना तो पावर फैक्टर हाई नहीं होगा, स्पीड कम होगी तो पावर फैक्टर भी इसका कम ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न विकल्प में से कौन सिंक्रोनस मोटर का एक वैध एप्लीकेशन नहीं है? देखो, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के काम भी आती है, वोल्टेज रेगुलेशन सुधारने में के लिए भी, क्योंकि इसको एक बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर एज ए बूस्टर लगाए जाते हैं, ठीक है। और रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर ड्राइव होते हैं उनमें भी इनको काम में ले लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में कभी सिंक्रोनस मशीन नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर या तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर होगी या फिर डीसी की सीरीज मोटर होगी। कंप्रेसर मोटर का लोकोमोटिव में कोई यूज नहीं है, राइट। डी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना होगा। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की ईएमएफ विधि किसे बोलते हैं? सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड जो होता है ना, इसको ईएमएफ विधि भी बोलते हैं। पोसियर मेथड जो होता है ये कहलाता है लीकेज रिएक्टेंस की तरह से, एक तरह से। तीन विधियाँ होती है इसमें, ठीक है ना। जीरो पावर फैक्टर मेथड बोलते हैं, ठीक है, और एक एमएमएफ मेथड होता है जिसको एम्पियर टर्न विधि भी बोलते हैं, ठीक है। अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने की तीन विधियां हैं। थ्योरी की क्लास मैंने दी हुई है कंप्लीट, अगर आप वहां से देखें तो इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज इम्पीडेंस 400 ओम है और अंडरग्राउंड लाइन से ये टर्मिनेटेड है। उस अंडरग्राउंड लाइन की सर्ज इम्पीडेंस 40 ओम है। रेफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है जो आपकी स्टैंडिंग वेव होती है? परगामी वेव को स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। दोस्तों, रिफ्लेक्शन फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है सीधा सा, अगर आप याद रखें तो Z0 माइनस जेड टर्मिनेटर, Z0 अगर इस तरह से आप कैलकुलेशन में निकालते हैं तो प्लस जेड टर्मिनेटर रहता है, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस करना है, ठीक है। Z0 लेते हैं ओवरहेड लाइन को और T का मतलब होता है टर्मिनेटेड लाइन जो होती है, यानी 400 माइनस 40 बटे 400 प्लस 40, ठीक है। यानी 360 में 440 का आपको भाग देना होता है और कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करोगे तो ये आएगा 0.818। क्वेश्चन का आंसर आएगा ए 0.82, यानी 0.82 आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की यदि बात करें तो ये तो बहुत सिंपल है, मीटरों वाला है। 1 मिली एम्पियर 50 ओम और 10 वोल्ट एफएसडी देना है एक मीटर को, ठीक है। सीरीज में कितना प्रतिरोध लगाएं? देखो, 10 वोल्ट नापना है, हमें ये देखना है कि मीटर का पहले का डिफ्लेक्शन कितना है, वीएम। जो करंट होती है ये आईएम होती है, जो रेजिस्टेंस होता है आंतरिक प्रतिरोध वो आरएम होता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वीएम मिल जाएगा ना। 50 ओम को 1 मिली एम्पियर से करोगे तो 50 मिली वोल्ट आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये उत्तर आएगा 0.02, और इसको अगर मिली से साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उत्तर हो जाएगा आपका 200। एन गुणक घटक बोलते हैं इसको, जो 200 आएगा, ठीक है। अब देखो, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर ज्ञात करने के लिए, कि मीटर का प्रतिरोध इंटू एन माइनस 1। मीटर का प्रतिरोध है 50, एन आया था 200, तो 200 माइनस 1, यानी 200 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 199। 199 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उत्तर आएगा बी 9950, ठीक है। यानी 9950 ओम का रेजिस्टेंस आपको सीरीज में लगाना है। ये मीटर जो 50 मिली वोल्ट नाप रहा है वो 10 वोल्ट मापने में भी सक्षम हो जाएगा। बी उत्तर आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि मशीन में कॉइल पिच के संदर्भ में सही अथवा गलत कथन क्या है? देखो दोस्तों, बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों जो है ना, ये हमेशा विषम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब पहला तो गलत है और दूसरा सही है।
क्योंकि बैक पिच हमेशा सम नहीं होती, हमेशा विषम होती है, और फ्रंट पिच हमेशा विषम होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन इसने दे दिया। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी और क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देना। जल्द ही अगले क्वेश्चंस का पार्ट आपको मिल जाएगा।